साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुख करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच 27 फरवरी को मुकाबला होना है। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए विधायक तलब किए गए हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव में वोट प्रबंध को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी सियासी हलचल के बाद भाजपा एनडीए के सभी वोटों को सहेजने में जुट गई है। यूपी कोटे की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होगा। आज लोक भवन में एनडीए की अहम बैठक है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बड़ी बैठक में मौजूद होंगे और भाजपा के सहयोगी दल के नेता भी इस बैठक में मौजूद होंगे। और इसी बैठक में राज्यसभा चुनाव में वोट बैंक के लिए प्रशिक्षण भी विधायकों को दिया जाना है। तो आज की बैठक बेहद खास होने वाली है और बेहद नजदीक है लोकसभा 2024 का चुनाव। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना खून पसीना बहाने को तैयार है और सभी वोटों को अपने वोट बैंक में लेने के लिए तैयारियों में जुट गई है। तो 10 सीटों के लिए जो राज्यसभा चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कड़ी चुनौती है, आज उन पर भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इन्हीं 10 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच 27 फरवरी को मुकाबला होगा। और ऐसे में राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए विधायक तलब किए गए हैं। आपको बता दें कि 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होगा। 15 राज्यों में 56 सीटों के लिए चुनाव भी होना है। तो आपको बता दें कि आज एनडीए की बड़ी बैठक है लखनऊ में और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा, वोटर्स को कैसे साधना है और विधायकों को वोट बैंक के लिए भी यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश, लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का चुनाव, तो ऐसे में क्या कड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए? अगर बात की जाए यहाँ आज वोटिंग की, तो बिल्कुल आज राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है और सारे विधायकों को बीजेपी ने तलब किया है लखनऊ में। और खास करके लखनऊ के और दूसरी चीजें की भी बता दें कि जो चुनाव होना है, सबसे बड़ी चीजें है कि ये चुनाव जो है आने वाले 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी बहुत खास मायने इसका माना जा रहा है, क्योंकि चाहे विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी हो, वो भी पूरा दमखम लगा रही है और दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है राज्यसभा चुनाव के लिए भी। तो आज उसके लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए बीजेपी ने सारे विधायकों को यहाँ पे तलब कर चुकी है। जी सप्रेम, अगर बात की जाए कि आज एनडीए की बड़ी बैठक है, इस बैठक में क्या खास होने वाला है और एनडीए की बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी राज्यसभा के चुनाव को लेकर? अपने अगर बात करें रणनीति को बनाने की, तो बिल्कुल बात सही है कि जो बीजेपी के प्रभारी हैं, लोकसभा के प्रभारी तो खास करके वो यहाँ पर आज विशेष रणनीति बनाएंगे 2024 के चुनाव को लेकर। और जो आज यहाँ पर राज्यसभा की वोटिंग होनी है, उस वोटिंग को लेकर विशेष यहाँ पर आज जो है रणनीति बनाई जाएगी बीजेपी में कि किस तरह से चुनाव को अंजाम देना है। तो जाहिर सी बात है कि इससे साफ साफ पता चलता है कि बीजेपी जो है हर काम अपने रणनीति बनाकर ही अगला कदम उठाएगी। जी, अगर बात की जाए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर होने वाली है, तो ऐसे में 10 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी बैठकें कर रही है और इन बैठकों में क्या रणनीति बनाई है, क्या रोड मैप बनाया है और क्या मंथन होने वाला है राज्यसभा चुनाव को लेकर? राजेश, सबने अगर बात की जाए दोनों पार्टियों को, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में लगी हुई हैं कि कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी अपनी रणनीतियां बना रही हैं इस राज्यसभा जो चुनाव हो रहा है। उसके अलावा फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां बना रही, किस तरह से उनको
किस हिसाब से उनको जनता के बीच में जाना है, किस हिसाब से उनको मतलब जनता को अपने पक्ष में लाना है। खास करके जो 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, बहुत ही मायने रख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है सबने। तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं आज फिर समाजवादी पार्टी ने बैठक बुलाई है। हाल फिलहाल ये बैठक अभी कुछ दिन पहले बुलाई गई थी, जिसमें ये मंथन किया गया था कि राज्यसभा के चुनाव को कैसे कराना है, क्या रणनीति होगी। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में फिर से बैठक होने वाली है। इसमें अंतिम चरण की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि पार्टी मुख्यालय में रविवार को हुई बैठक में विधायकों को राज्यसभा चुनाव की बारीकियां समझाई गईं। आपको बता दें कि विधायकों को डमी मतपत्र के जरिए वोट देने का अभ्यास कराया गया। दरअसल संख्या बल के हिसाब से भाजपा 7 और सपा 2 प्रत्याशियों को आसानी से जिता लेगी, लेकिन 10वें प्रत्याशी के लिए दोनों ही दलों के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। इसलिए दोनों दलों की नजर एक दूसरे के खेमे में क्रॉस वोटिंग पर टिकी हुई है। तो आज की समाजवादी पार्टी की यह बैठक बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसमें डमी बनाकर मतपत्र कैसे दिया जाए इसका प्रशिक्षण विधायकों को कराया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, हाल फिलहाल समाजवादी पार्टी ने बैठक बुलाई थी जिसमें रणनीति बनी थी। आज फिर से बैठक बुलाई गई है, क्या रणनीति बनेगी राज्यसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में? समाजवादी पार्टी के फिर से अपने सभी विधायकों की लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि इस बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके पहले भी शनिवार को समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी और जो 8वां प्रत्याशी संजय सेठ के रूप में बीजेपी ने उतारा है, उसी को लेकर लगातार सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को तभी जिता पाएगी जब संजय सेठ पर्याप्त वोट ना पाए। जी अभिनव, अगर बात की जाए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक है और इसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी, इधर समाजवादी पार्टी की, तो क्या दोनों में टक्कर है राज्यसभा चुनाव को लेकर? दोनों पार्टियां क्या रणनीति बनाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए एक और एनडीए की आज बैठक लोकभवन में होनी, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, सुभाष अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। तो वही समाजवादी पार्टी जो विपक्ष है वो भी लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रहा है और दोनों कोई कसर नहीं रखना चाहते। समाजवादी पार्टी अपने 2 प्रत्याशियों को आसानी से जिता ले जाएगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने 7 प्रत्याशियों को आसानी से जिता ले जाएगी। लेकिन जो 10वां प्रत्याशी है, जो संजय सेठ के रूप में बीजेपी ने जिसे उतारा है, वो कहीं ना कहीं पूरा जो समीकरण है उसको जिताने के लिए बीजेपी लगातार रणनीति तैयार कर रही है। अब ऐसे में जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया की भी भूमिका अहम मानी जा रही है, क्योंकि राजा भैया के पास 2 वोट है। यदि राजा भैया समाजवादी पार्टी का साथ दे देते हैं तो फिर संजय सेठ चुनाव हार जाएंगे, जिनको बीजेपी ने अपने 8वें प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो क्या लगता है जो क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं चल रही हैं दोनों पार्टियों में, इन पर क्या रणनीति बनेगी आज की बैठक में कि किसके खेमे में कौन सा वोट जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए लगातार बैठक में ही विधायकों को मतपत्र के जरिए कि आपको कैसे वोट डालना है, कोई वैल्यू ना हो पाए और क्रॉस वोटिंग से भी बचने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि कोई विधायक क्रॉस वोटिंग ना करे। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो पिछली बैठक समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी कार्यालय में बुलाई थी, उसमें समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा है 4 विधायक नहीं पहुंचे थे। इन 4 विधायकों में एक नाम पल्लवी पटेल का भी शामिल है। अब देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के क्या सभी विधायक आज पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे या अभी से उनके कई विधायक लापता हो चुके हैं। ठीक है अभिनव, अगर बात की जाए कि समाजवादी पार्टी के कौन से दिग्गज राज्यसभा के चुनाव में धरातल पर उतरेंगे? जी बिल्कुल, देखिए एक तो इसमें नाम जया बच्चन का है, जो पहले भी राज्यसभा सांसद रही है समाजवादी पार्टी से, दोबारा उनको टिकट दे दिया गया है। इसी तरह से और भी कई नाम शामिल है समाजवादी पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है और इसको लेके पहले काफी नाराजगी सामने आई थी, जिसको लेके समाजवादी पार्टी के अंदर लोगों का कहना था कि पीडीए के तहत प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ, जिसको लेके आपने पटेल को देखा होगा, उन्होंने खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की, लेकिन उन्होंने भी लालजी सुमन को वोट करने के लिए राजी हो गई हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने तीनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार रणनीति बना रही है और आज की बैठक में भी इसी बात पे चर्चा होगी। जी
अभी ना आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये बैठक होने वाली है, तो अंतिम चरण में क्या मंत्र देंगे अपने विधायकों को अखिलेश यादव? जी देखिए, आज शाम को ये बैठक होनी है और कल सुबह मतदान है राज्यसभा के लिए, तो ऐसे में ये बैठक बहुत खास मानी जा रही है। और इसे समाजवादी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, या अन्य जिन्होंने पहले भी इस तरह के काफी चुनाव देखे हैं, जो राज्यसभा चुनाव को काफी करीब से समझते हैं, वो अपने विधायकों को लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं किस प्रकार से उनको वोट करना है। और समाजवादी पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर के साड़ में निर्माणाधीन डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद यहां पर हथियार और कारतूस बनने का काम शुरू होगा। यहां से देश भर में हथियार और कारतूस की सप्लाई की जाएगी। यहां पर मुख्यमंत्री के साथ सेनाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। डिफेंस कॉरिडोर की बाउंड्री वॉल भगवा रंग से रंग गई है। साड़ में अडानी ग्रुप के द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि यहां पर शेष अन्य 2 यूनिटों का निर्माण कार्य दिन रात करके जारी है। तो आपको बता दें कि कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर यूनिट का आज सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचेंगे और पहली यूनिट का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद हथियार और कारतूस का पर काम शुरू हो जाएगा। तो आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। कानपुर में के साड़ में निर्माणाधीन डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद यहां पर हथियार और कारतूस बनने का काम शुरू होगा। यहां से देश भर में हथियार और कारतूस की सप्लाई की जाएगी। यहां पर मुख्यमंत्री के साथ सेनाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। डिफेंस कॉरिडोर की बाउंड्री वॉल को भगवा रंग से सजा दिया गया है और साड़ में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट लगभग बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ सेनाध्यक्ष भी जाएंगे। यहां पर शेष अन्य 2 यूनिटों का निर्माण कार्य भी दिन रात में जारी किया है। तो आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन है और डिफेंस कॉरिडोर बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन करने के लिए आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ सेनाध्यक्ष जाएंगे और उद्घाटन कार्यक्रम किया जाएगा। आपको बता दें कि डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट का उद्घाटन हो गया है और ऐसे में ये बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यहीं से कारतूस और हथियार देश के कोने कोने में जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश यादव हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश, कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर का आज कार्यक्रम है, तो ये कार्यक्रम कब शुरू होगा और इस कार्यक्रम में कौन-कौन पहुंचेगा शिरकत करने के लिए? स्वप्निल, अगर बात की जाए डिफेंस कॉरिडोर की, तो बिल्कुल बात सही है कि कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि ये पहली डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें पहली यूनिट उद्घाटन का आज पहली यूनिट का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थल सेनाध्यक्ष भी वहां पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो पहली यूनिट बनाई जा रही है डिफेंस कॉरिडोर की, तो सबसे बड़ी पहल हमारे देश की, हमारे सरकार की सबसे बड़ी पहल है, क्योंकि पूरे देश में गोला बारूद जो भी जरूरी चीजें होती हैं हमारे तीनों सेनाओं की, तो उनकी जरूरत की सारे गोला बारूद, चाहे तोप के हों, चाहे गन के हों, चाहे बंदूक के हों, चाहे राइफल्स के हों, सारे गोला बारूद यहाँ डिफेंस कॉरिडोर में बनाए जाएंगे। और देश के कोने कोने में जहां भी हमारे सैनिकों की जरूरतें हैं, जहां भी हमारे डिफेंस के सैनिक हमारे मौजूद रहेंगे, वहां पे सारे लोगों के लिए सप्लाई यहाँ से की जाएगी और बड़े लेवल पे सप्लाई यहाँ से पूरे देश के सेनाओं के लिए की जाएगी। जी ठीक है राजेश, अगर बात की जाए डिफेंस कॉरिडोर से कानपुर को कितना लाभ होने वाला है और कानपुर के लोगों को कितना लाभ होगा?
स्वप्निल, अगर बात की जाए वहाँ कानपुर के लोगों को इसका लाभ होने की, तो बिल्कुल बात सही है कि देखिए, अगर कोई भी फैक्ट्री, कारखाना या किसी भी तरह की कोई भी बड़ी यूनिट अगर कहीं पे लगाई जाती है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर वहां के लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को बहुत ही ज्यादा वहां पे उनको लाभ मिलता है। उसके साथ साथ में एक चीज और बता दें आपको कि वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों को वहां पर रोजगार भी मिलता है, चाहे छोटी छोटी रेडी पटरी वाली दुकानें हों या इस तरह की जो भी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे जो ये यूनिट लगाई जा रही है, जिसका आज उद्घाटन किया जा रहा है डिफेंस कॉरिडोर का, मुझे लगता है कि वहां मतलब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा, उसके साथ साथ में वहां डिफेंस कॉरिडोर में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो है डिफेंस कॉरिडोर का जो आज शुभारंभ हो रहा है, जो उद्घाटन हो रहा है इस यूनिट का, सबसे बड़ा हमारे देश का सबसे बड़ा उद्घाटन है और इससे पूरे देश में गोला और बारूद सप्लाई की जाएगी। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। अकबरनगर इलाके में हलचल तेज हुई है। एलडीए, नगर निगम और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वहीं थोड़ी देर में ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां अकबरनगर इलाके में हलचल तेज हुई है। आपको बता दें कि एलडीए, नगर निगम और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे हैं। अकबरनगर इलाके में अवैध निर्माण कराया जाएगा। आपको बता दें कि थोड़ी देर में ध्वस्तीकरण अभियान की शुरुआत होगी। अकबरनगर इलाके में अवैध निर्माण गिराया जाएगा। आपको बता दें कि अकबरनगर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कार्रवाई के चलते रूट डाइवर्जन किया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां अकबरनगर इलाके में एक बार फिर से हलचल तेज हुई है। एलडीए, नगर निगम और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे हैं। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बस थोड़ी देर में ध्वस्तीकरण अभियान की शुरुआत होगी। अकबरनगर इलाके में अवैध निर्माण गिराया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, अकबरनगर को लेकर कई दिनों से चर्चाएं तेज थी, तो ऐसे में आज क्या होने वाला है अकबरनगर में? देखिए स्वप्न जी, जिस तरीके से बात की जाए अकबरनगर में कुकलाय जो रिवर फ्रंट है उसकी इस जमीन पर कब्जे को लेकर के जो मकानों के ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो एक बार फिर से देखने को मिलेगी। क्योंकि इससे पहले अगर मकानों के ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो चल रही थी, लेकिन वो सभी ने कोर्ट का जो रास्ता अपनाया था, तो कोर्ट का रास्ता अपनाने के बाद उस पर कार्रवाई पर रोक लग गई थी। फिलहाल अगर बात की जाए जिस तरीके से जो एक बार फिर से जो कार्रवाई शुरू हो रही है, उसमें 250 जो मकान है उनको चिन्हित किया गया है, क्योंकि वो 250 मकान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाया है, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि जिन्होंने कोर्ट का रुख किया हुआ है उनको फिलहाल राहत है, लेकिन जिन्होंने कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाया है उस पर एलडीए अपनी पूरी कार्रवाई कर सकती है। और इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए तो एलडीए की तरफ से भी वहां पर जो अकबरनगर में कई लाउड स्पीकर और हाइलोजन लगाए गए थे, जिससे लगातार अनाउंस भी किया जा रहा था, लेकिन उस चीज को लेकर के किसी के द्वारा भी वहां कोर्ट का जो रास्ता है वो नहीं अपनाया गया। उसके बाद से एलडीए ने उन सभी 250 मकानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है और उन्हीं मकानों पर जो कार्रवाई की बात की जाए वो ध्वस्तीकरण की आज कार्रवाई भी होगी। अगर सुबह की तस्वीरों की बात की जाए तो इस मामले को लेकर के जो अकबरनगर का रूट है वो भी डाइवर्ट कर दिया गया है। वहां पर पीएसी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो अगर बात की जाए एलडीए की टीम, एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी की और नगर निगम की टीम की बात की जाए, नगर निगम जो आयुक्त हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। वो पूरी जो कार्रवाई है उस कार्रवाई में पूरी सहभागिता निभाएंगे और उन मकानों को जो चिन्हित करने की बात है, उन मकानों को चिन्हित करने के बाद पूरी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही अगर पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस ने साफ तौर से देर रात ही रूट डाइवर्ट का लेकर जो प्लान था वो भी पूरी तरीके से तैयार करके मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया था कि जिस तरीके से जो पॉलिटेक्निक का रास्ता है वो अकबरनगर होते हुए नहीं जाएगा, वो आम्रपाली होते हुए रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो साफ तौर से जो आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वो साफ तौर से देखने को मिलेगी। 250 मकानों पर जो कार्रवाई है वो आज उस कार्रवाई को लेकर के पुलिस टीम भी इकट्ठा हो चुकी है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जी करीब, अगर बात की जाए तो कोर्ट का क्या फैसला आया और अब वहां के लोगों की क्या मांग है? क्योंकि जब पहली बार अकबरनगर का मुद्दा सामने आया था तो लोगों में चीख पुकार का माहौल देखने को मिला था। देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए वहां पर जो 1000 परिवार
अभी अगर बात की जाए जिस तरीके से 250 जो मकान है उनमें लगभग 1000 से अधिक जो परिवार रह रहे हैं उनके अंदर काफी रोष तो है, क्योंकि जिस तरीके से जो टीमों ने वहां पे चिन्हित करना शुरू किया था। अगर बात की जाए रविवार को भले छुट्टी का दिन था, लेकिन जो एलडीए की टीम है वो पहुंची थी, वो उन मकानों को चिन्हित कर रही थी। तो उस दौरान ये देखा गया था कि जो वहां के निवासी हैं उन लोगों ने उस मकान को खाली करके वहां पर कारखाने बना लिए हैं, यानी कि वहां पे फर्नीचर के साथ साथ जो चमड़े का कारोबार है वो भी पूरी तरीके से करने की बात सामने आई थी। जो बिजली की बात की जाए, बिजली का गलत इस्तेमाल भी वहां पर किया जा रहा था। तो इन सभी मामलों को लेकर के जो कार्रवाई है वो कार्रवाई आज करने के लिए जो टीम है वो पहुंची हुई है। और परिवारों की अगर बात की जाए तो उनके अंदर काफी रोष है और वो भी लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलीम बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकासproduction